हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस बाय फ्रांस फैनन। इसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इब्राहिम फैनन के बारे में, जिनका फुल नाम था इब्राहिम फ्रांस ओमर फैनन, जिनका जन्म 20 जुलाई 1925 को आइलैंड ऑफ मार्टिनिक्यू में हुआ था। फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंडर आता था ये। और जो फ्रांस फैनन हैं ये वेस्ट इंडियन थे, फ्रेंच वेस्ट इंडियन थे। यह एक साइकियाट्रिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, साइको एनालिसिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। फ्रांस फैनन के जो ग्रेट वर्क है, हिज ग्रेट वर्क्स आर ब्लैक स्किन, वाइट मास्क 1952, द डाइंग colonialism 1959, द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1962, टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964, एलियनेशन एंड फ्रीडम 2018। अभी हम डिस्कस करते हैं द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस 5th चैप्टर है। ब्लैक उनका जो ग्रेट वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ये जो ब्लैक स्किन वाइट मास्क है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो लिखे हैं। और द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है दो एक्सक्लामेशंस थे, द डर्टी निगर एंड लुक अ निग्रो। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो ब्लैक पीपल है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, उनकी जो आइडेंटिटी है उनमें क्राइसिस हो रहे थे कॉलोनियलिज्म के टाइम पे। और जो उन्होंने ब्लैक स्किन और वाइट मास्क है उनमें उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है अपने आप को सेंटर रख कर नहीं लिखे हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। उन्होंने ब्लैक जो होल पीपल है उनको सेंटर में उनको सेंटर्ड किया है इस बुक के अंदर। और कैसे सोसाइटी के द्वारा उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती थी कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, उन्होंने इस बुक में उसके बारे में डिस्कस किया है। और इसको डिस्कस करने से पहले हम द कंसेप्ट ऑफ ओंटोलॉजी समझना ज़रूरी समझेंगे। फैनन के काम को समझने के लिए ओंटोलॉजी की धारणा को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो अर्थ है, ओंटोलॉजी के जो अर्थ है, इसको पहले समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ओंटोलॉजी एक आध्यात्मिक विज्ञान के जो उस हिस्से को दर्शाती है जो चीज़ों की प्रकृति को के बारे में सोचने से संबंधित होती है। जैसे कि वह है, जैसे ओंटोलॉजिकल जो वर्ड है उसमें जो ब्लैकनेस है उसको ब्लैकनेस को ओंटोलॉजी में सोचने का मतलब है कि सवाल पूछना। जैसे कि व्हाट इज़ ब्लैकनेस, व्हाट डज इट रियली मीन टू बी ब्लैक। ब्लैकनेस के ओंटोलॉजी को समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ऐतिहासिक तौर से समझे तो यूरोसेंट्रिकल तौर से इसे डिफ़ाइन किया गया है बाय यूरोपियन पीपल एंड इन रिलेशन टू वाइटनेस। तो उन्होंने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस है कॉलोनियलिज्म के समय में, जो भी इन्होंने झेला है, क्रिटिसिज्म झेला है, जो भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है, क्राइसिस हुए हैं ब्लैक स्किन को लेके, उन सब के बारे में लिखा है। और इन्होंने कहा है कि कैसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं ब्लैक पीपल को लेके, कि वह कहीं ना कहीं जो ब्लैक पीपल है अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भूलते जा रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रन थ्रू ऑल दी नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड फियर्स। जो फैनन है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भागते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपना इंसिडेंट शेयर किया है और उसमें उन्होंने बताया कि एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन में एक बच्चा उन्हें देखकर चिल्लाने लगा, शाउट करने लगा। ही सेड लुक अ निग्रो ओवर एंड ओवर अगेन एंड ही सेड, फैनन सेड कि मैं उस समय डर गया था, आई एम स्केर्ड। और
यहाँ तो उन्होंने स्टीरियोटाइप झेला ही झेला है, उसके अलावा रेसिज्म, एक तरफ तो रेसिज्म उसके बच्चे ने की है, लुक अ निग्रो, दिस इज़ समथिंग टाइप ऑफ रेसिज्म जो उस समय हो रही थी। तो उसके अलावा उसकी मदर फैनन को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये एक बच्चा है, इसे माफ़ कर दीजिए, इसे नहीं पता है कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी ये जो रेसिज्म है खुद करते हुए नज़र आ रही है। ही शी सेड लुक हाउ हैंडसम दैट निग्रो इज़। उस समय जो फैनन है, फैनन कहते हैं कि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ही वॉज फिल्ड विद एंगर एंड somehow he feels crushed by whiteness। और इस तरह से वह इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स और फियर्स से गुज़रते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव स्टीरियोटाइप अबाउट ब्लैक पीपल, कि उस समय जो कॉलोनियलिज्म के समय में जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप थी ब्लैक पीपल के लिए जो बनी हुई थी। जो भी ब्लैक पीपल, डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रीस्ट थे, उन सबको इस जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप है उससे गुज़रना पड़ा है। ही सेड अगर कोई पेशेंट है वो उसके साथ कुछ हो जाए या जो मर जाए तो कोई भी जो ब्लैक डॉक्टर है उसको क्रिटिसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। कैसे सामना करना पड़ता था कि अगर कोई मर जाता था तो लोग क्या कहते थे, वाइट पीपल क्या कहते थे उस समय में कि ये जो ब्लैक पीपल है इनको हक ही नहीं है डॉक्टर बनने का, वह कैपेबल ही नहीं है टू बीइंग अ डॉक्टर एट ऑल। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म नहीं, सॉरी रेसिज्म है, ये जो रेसिज्म है कहीं ना कहीं हर जगह उन्हें झेलनी पड़ती थी। तो आगे हम पढ़ते हैं नेग्रिट्यूड मूवमेंट। नेग्रिट्यूड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में, जो कि ब्लैक पीपल द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है ये फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह किसको अपोज करता था, कॉलोनियल रूल को अपोज करता था। बट जो फैनन है कहीं ना कहीं इसके कुछ आस्पेक्ट्स के इस मूवमेंट के जो कुछ आस्पेक्ट थे उसे अपोज करते थे, क्योंकि वह सोचते थे जो ब्लैक पीपल है उनकी जो धारणाएं बनी गई हैं, स्टीरियोटाइप्स जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनके लिए, वो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट कहीं ना कहीं उसे सही दर्शाती थी। और कहीं ना कहीं उसे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो मूवमेंट है उनकी सोच के साथ फिट नहीं होती है, इसीलिए तो वह इस मूवमेंट को अपोज करते थे, कहीं ना कहीं अपोज करते थे। तो हम जब ये कह सकते हैं फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस को पढ़ने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस में एज ए ब्लैक मैन फैनन ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवों में प्रभावशाली हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई है। फैनन के इस काम ने वाइट और ब्लैक दोनों की दुनिया के जो क्रिटिक्स है, आलोचक है, उनको आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस समझ की जो समरी है वो समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।